सिलेबस में क्या है, 3 सेक्शंस हैं। जो पहला लैंग्वेज का सेक्शन होता है ना, उसमें आपकी लैंग्वेज के ऊपर कितनी अच्छी कमांड है, पकड़ कितनी मजबूत है, ये देखा जाता है। और इसको देखने के लिए फैक्चुअल, लिटरेरी या फिर नैरेटिव, इस तरह के आपको कॉम्प्रीहेंशंस मिलते हैं और उस पर आपको आंसर करना होता है। तो मेनली इसी का राउंड पूरा एग्जाम हो जाता है। फिर लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका लैंग्वेज सेगमेंट हो गया। अपनी क्लास लैंग्वेजेस में इंग्लिश ही ऑफर करती है और होपफुली हो सकता है कि हिंदी भी ऑफर करना स्टार्ट हो जाए, बट अभी तक हिंदी को ऑफर नहीं किया है। इंग्लिश आपको अपनी क्लास में मिलेगी। दूसरा जो सेक्शन आ जाता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का। अब समझिएगा, सेम डॉक्यूमेंट है। ये जो स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं, इस बार हम लोग नॉर्मली स्क्रीनशॉट लेकर के अपना स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन नहीं बनाते हैं, बट अभी रिलीज हुआ और फटाफट हम लोगों ने इसको काम करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया। ये स्क्रीनशॉट कहाँ से लिया है? तो जो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया वहाँ से लिया गया है। अब इस स्क्रीनशॉट के बाद में इस स्क्रीनशॉट को भी देखिए, ये कहाँ से लिया गया? ये भी सेम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से लिया गया। डोमेन स्पेसिफिक केसेस में जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, ठीक। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? एज गिवन ऑन एनटीए वेबसाइट। अच्छा, तो अब ये बात और वो बात दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक। तो इसी तरह की जहां पर सिंक्रोनाइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर भी लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से और अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो 12th क्लास का सिलेबस जो है ना, ये बात बहुत ही ज़्यादा एम्बिगुअस है। क्यों? अब ये 12th क्लास की जो बात की जा रही है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे की जा रही है, या फिर सीबीएसई के लिए की जा रही है, या फिर आईएससी बोल देते हैं, 10th के लिए हम लोग आईसीएसई बोलते हैं, आईएससी के लिए की जा रही है, या फिर कोई और स्टेट बोर्ड जो अभी एनसीईआरटी करिकुलम को फॉलो नहीं करता। सीबीएसई भी एग्जैक्टली 100% एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो नहीं करता है। जैसे इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो जो 11th क्लास की बुक है वो 12th में चलती है, और जो 12th क्लास की एक बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो 11th सीबीएसई में चलती है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि 12th क्लास का सिलेबस है तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है सिलेबस को लेकर के। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आपको कहाँ जाना है इन दोनों में, इस बात को आप मान लीजिए। हर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपको समर्थ वेबसाइट पर दिया गया है। आप वहां से जाकर के अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस को देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आईएएस ऑफिसर है टीना डाबी, अभी राजस्थान में पोस्टेड है, जोधपुर में थोड़े दिन पहले पोस्टेड थी, अभी शायद जैसलमेर उनकी पोस्टिंग हुई है। फर्स्ट रैंक आई थी उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। टीना डाबी काफ़ी फेमस भी हैं। उनका भी ये कहना हुआ करता था कि आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिलेबस आपको रटा हो। रटा होने का मतलब क्या है कि सिलेबस सिर्फ रट के बैठ गया, ऐसा नहीं, समझ के कि किस बाउंड्री के अंतर आपको पढ़ना है। आप इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन तो गैदर नहीं कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपसे सब कुछ नहीं पूछा जा सकता है ना, मुझसे भी नहीं पूछा जा सकता, किसी से भी नहीं पूछा जा सकता, ऑब्वियस बात है। तो आपको कहाँ प्रिपरेशन करनी है, कितना आपको आना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। और इस वजह से सिलेबस को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए आप अपने अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए ठीक से देखिएगा। फिर आपका जनरल टेस्ट आ जाता है, एप्टीट्यूड चेक करते हैं। इसमें आप थोड़ा बहुत अवेयर रहते हैं चीज़ों से या नहीं रहते हैं, तो इसमें आपकी जनरल नॉलेज आ जाती है, करंट अफेयर्स आ जाता है, जनरल मेंटल एबिलिटी पर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आते हैं। नॉर्मली 8th क्लास तक की मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, वही सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आ जाते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग ये भी आ जाती है। लेकिन ये एक ऐसा पोर्शन है जो हम लोग 12th बोर्ड के बाद ही नॉर्मली सीयूटी देते हैं, और इस पोर्शन को ठीक से देखा नहीं होता है। और ये पूरा जनरल टेस्ट कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आपके लिए रास्ता खोल देता है, क्योंकि वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है। और इस वजह से जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन हमें बोर्ड की बात करनी पड़ जाती है, और इसको ठीक से करना चाहिए। डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आपका बिल्कुल टेस्ट नहीं है, आपको आइडिया नहीं किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो फिर इसमें आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हो जाती है। और लास्ट ईयर ऐसा हुआ भी था, 52% जिन बच्चों के मार्क्स आ गए थे, देवर इन द टॉप 5%, यानी कि उनका 95 परसेंटाइल था। समझ रहे हो आप? तो ये इसको ठीक से प्रिपेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल टेस्ट का मॉक टेस्ट भी आपको अपनी क्लास वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप आइडिया लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक। अच्छा, अभी ये बात हम लोगों ने कर ली थी, जो डिस्क्रिपेंसी थी वो मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि देखिए इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा,
ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो अपनी क्लास ऑफर करती है। तो इसका जो सिलेबस है वो ब्रीफली यहाँ पर लिखा हुआ है। कहीं कहीं पर क्या है, ये सिर्फ यूनिट का नाम है और इस यूनिट में क्या क्या पोर्शन आएगा वो भी आपको डिटेल्ड मैनर में दिया गया है, जो हम लोग जब सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। बट जिनका अकाउंटेंसी है उनके लिए सिलेबस है वो देख सकते हैं। और इसी तरह से आपको बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है वो ये है, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, फिर इकोनॉमिक्स है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है कई बार किसमें, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों का, लेकिन बहुत सारे लोग लेते हैं। और कुछ आर्ट स्ट्रीम के बच्चे भी सीबीएसई में इकोनॉमिक्स को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो आपका ये है। और फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो ये है। ये शुरू के चारों सब्जेक्ट्स मेनली कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स लेते हैं और कॉमर्स के ही कुछ स्टूडेंट्स कोर मैथमेटिक्स भी ले लेते हैं। और जो कोर मैथमेटिक्स है वो साइंस के सारे स्टूडेंट्स लिया करते हैं। तो बहुत सारा पोर्शन जो आपका सेक्शन 1 सेक्शन ए है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में और आपका मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा ही कॉमन होता है। और जो सेकंड सेक्शन है वो आपका डिफरेंट हो जाता है। अब आप इसमें भी देखेंगे, अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा कैलकुलस और यहाँ पर भी आपको दिखेगा कैलकुलस। तो इसका मतलब क्या है, कैलकुलस तो यूनिट है, इसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो वेरिड रहेंगे। ठीक, तो जब इस सब्जेक्ट को हम लोग देख रहे होंगे डिटेल में अपनी क्लास में जो भी टीचर्स हैं या फिर आप अपनी तरफ से भी देखिएगा, तो इस यूनिट का मतलब ये नहीं है कि आपसे 100 पूरी कैलकुलस पूछ ली जाएगी। पूरी कैलकुलस तो किसी को नहीं मालूम है। कैलकुलस में कौन कौन से टॉपिक्स आपके इस सेक्शन में आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर भी हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आपको इधर भी दिखेगा। मेन जो डिफरेंस है अप्लाइड मैथमेटिक्स और कोर मैथमेटिक्स में वो इस चीज का है, और ये क्या है, इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा। जो लोग कॉमर्स साइड में रहते हैं ना उनको बहुत सारे ग्राफ्स, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, ये सारे काम आते हैं। और इस वजह से टाइम बेस्ड डेटा और इंडेक्स नंबर्स ये सब देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, है ना, इस तरह की बात करते हैं, एन्युटी, ग्रेट्युटी, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। और बाकी कोर मैथमेटिक्स में आपको 3D आ जाती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ जाती है। तो इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंस है और इस वजह से कॉमन पोर्शन के बाद सेक्शन अलग हो जाता है। ठीक, अच्छा, तो ये हमारे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए पहला ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग ऑफर करते हैं। इसके बाद आपको फिजिक्स मिलेगी। ठीक, फिजिक्स की क्लासेस मैं ही लेता हूँ, है ना। अच्छा, और फिर केमिस्ट्री आपको मिलेगी। केमिस्ट्री की ये सारी यूनिट्स हैं और यहाँ पर बहुत हद तक एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो अलाइंड है पूरी तरह से। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं था। एक बात जो मैं यहाँ पर बताना आपको भूल गया, सारे स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपको कौन सा ईयर चल रहा है, 2023 आ गया है ना, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर चुके हैं सारे लोग। इसी साल एग्जाम होना है। इस साल लगभग सारे स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई ने क्या किया हुआ है, कोविड की वजह से काफी सारा सिलेबस ओमिट कर रखा था। तो जो आपका ओमिटेड पोर्शन है वो सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए उस पोर्शन को छोड़ करके बैठे हुए हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो ओमिटेड पोर्शन आपका सीयूईटी में आने वाला है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया गया। और इसी वजह से उस ओमिटेड पोर्शन को बोर्ड एग्जाम के बाद जल्दी से जल्दी कवर कर पाना इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर परफॉर्मेंस। ठीक, तो वो उसके लिए भी हम लोग लगभग 3 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल में अपनी क्लास इन सारे सब्जेक्ट्स का जो ओमिटेड पोर्शन है उसको ठीक से कवर करेगी और उसके ऊपर टेस्ट भी बेस्ड होंगे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और एक और बात समझिएगा, कहीं कहीं पर ऐसा भी है सिलेबस जो 12th के सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ये पोर्शन सीबीएसई 12th में है ही नहीं। ये पोर्शन कहां पर है, ये आपको 11th में दिखता है सीबीएसई में। और अगर हम स्टेट बोर्ड्स की बात करें तो ये पोर्शन आपको 12th में दिख जाता है, ये सारा भी 12th में दिख जाता है। बट वहां पर आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हिंदी मीडियम में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इस तरह का की बात लिखी होती है, वो नहीं रहता है। तो सारा का सारा 12th का ही सिलेबस है, ऐसा भी नहीं है। ज्यादातर सब्जेक्ट्स में ये बात ठीक है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। और जो 12th में है भी, उसमें भी काफी सारा पोर्शन ओमिटेड है इस साल के लिए। तो वो पोर्शन आपको बहुत जल्दी कवर करना होगा क्योंकि सीयूईटी में वो भी आने वाला है।
ठीक। अच्छा, तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स की बात भी कर ली, फिजिक्स की बात भी डिटेल में नहीं करेंगे, बस आपको जो स्टूडेंट्स हैं एक बार वो यूनिट्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स उनके लिए आने वाली हैं। केमिस्ट्री में आपको पोर्शन काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, है ना, काफ़ी सारी यूनिट्स दिखेंगे क्योंकि इसका सिलेबस वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसके बाद फिर आपको बायो में दिख जाएगा, यहाँ पे कम दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं, जब आप डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से नहीं है। तो अल्टीमेटली अपनी क्लास में आपको इंग्लिश, लैंग्वेजेस में जनरल टेस्ट जो कि कॉमन है, उसको छोड़ करके कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स मिलता है, और साइंसेस में आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये सारे मिलेगा। अब बायो को छोड़ करके अगर आप बायो केमिस्ट्री में जा रहे हैं या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज में जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, फिर भी सिलेबस आपका वही है इन सारे स्ट्रीम्स के लिए भी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग एक और पॉइंट है एलिजिबिलिटी का, कि कितनी एज के लोग इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। क्या मैं इस एग्जाम में बैठ सकता हूं? तो अपनी एज की वजह से तो कोई रेस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर भी लगा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एज लिमिट, सीयूईटी कोई भी दे सकता है। बट ध्यान रखिएगा, कुछ कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटीज ने एज लिमिट लगाई हुई है। तो आप सीयूईटी एग्जाम तो दे देंगे, लेकिन उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो आपको विद इन दैट एज लिमिट, एज रेंज आपको लाई करना होगा, तभी आपको वहां पर एडमिशन मिल पाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आ जाती है कि आपको इस एग्जाम से पहले कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपने 12th क्लास पास की हो, ठीक है, और लगभग पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आपने 12th किया होगा तो भी आप सीयूईटी के लिए एलिजिबल हैं। कुछ टेक्निकल एजुकेशन भी होती है, जैसे पॉलिटेक्निक होता है, ठीक है। पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है? 3 साल के लिए होता है, और 10th के बाद लोग कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक करने वालों ने 12th नहीं किया, 10th के बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक किया, बट अगर उनका 3 ईयर उन्होंने कर रखा है पॉलिटेक्निक, तो भी वो सीयूईटी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड के लगभग सारे इंडिया में तो आप जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, फिर आप सीबीएसई देखेंगे, उसके बाद से आप आईएससी बोर्ड देखेंगे, है ना, 12th के लिए, इन सारे को भी एलिजिबिलिटी है। फिर एक आपका एनआईओएस भी आ जाता है, ठीक, ओपन स्कूलिंग के लिए, वहां से भी आपने 12th किया हुआ है तो भी आप सीयूईटी को बैठ सकते हैं। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12th है, उसके इक्विवेलेंट आपने कुछ भी किया हुआ है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरी लिस्ट दे रखी है और लगभग सब कुछ कवर होता है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा ब्लर है और इसको हम लोग कवर भी कर चुके हैं। इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आप बैठ सकते हैं। ज्वाइंट सर्विसेज विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर फाइनल एग्जामिनेशन होता है, तो भी आप कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विद अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, तो भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो सिस्टम है आप उसको देख लीजिएगा। इसको भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका भी जो पीडीएफ है उसको भी शेयर किया हुआ है। कोई डाउट होता है तो आप पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप फिर से हमेशा की तरह इसको स्कैन करके सीधे हमसे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर कमेंट करके भी अपने कोई क्वेरीज को डाल सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज का जल्दी से जल्दी और विदाउट कंफ्यूजन ऐसा आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।